31 जुलाई 2019 की सुबह करीब 5 बजे एक व्यक्ति बेंगलुरु के कैंपागोड़ा एयरपोर्ट के करीब से गुजर रहा था। जब वो कैंपागोड़ा एयरपोर्ट के करीब से सड़क से गुजरता है तो उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी एक लाश पर पड़ती है। इस लाश का चेहरा पत्थर से कुचला गया था और लाश के बगल में ही वो पत्थर भी पड़ा हुआ था। जैसे ही उस व्यक्ति जिसका नाम मुनीराम था उसकी नज़र उस लाश पर पड़ती है, वो फौरन इसकी सूचना करीब के पुलिस स्टेशन में देता है। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, क्राइम सीन पर पुलिस की टीम पहुंच जाती है और वो क्राइम सीन की तफ्तीश में जुट जाती है। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को ये नज़र आया, ये समझ में आया कि इस महिला की हत्या की गई है और हत्या के लिए चाकू और इसकी शिनाख्त मिटाने के लिए इसके चेहरे पर पत्थर से कुचला गया है। यानी चाकू से हमला करने की वजह से इसकी मौत हुई और इसकी शिनाख्त मिटाने के लिए इसके चेहरे को पत्थर से कुचला गया है। पुलिस की टीम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और क्राइम सीन की तफ्तीश में जुट जाती है। फॉरेंसिक की टीम वहाँ पर मौजूद होती है, वो बारीक से बारीक चीज़ों पर नज़र रखती है। इस दौरान फॉरेंसिक टीम को कुछ चीज़ें वहाँ से मिलती हैं, जिसमें वहाँ लाश के करीब ही एक टायर का निशान था और ये टायर एक कार का था, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि इस लाश को यहाँ पर या तो फेंका गया है या इस लाश की हत्या यहाँ पर की गई है। लेकिन जो भी है, ये दोनों एक कार से आए हुए थे इस जगह पर। जिसके बाद पुलिस की टीम उस कार की तलाश में जुट जाती है। आसपास के तमाम इलाकों की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर देती है। काफ़ी फुटेज खंगालने के बाद भी पुलिस को कुछ खास कामयाबी नहीं मिलती। इसके पीछे का कारण ये था कि असल में कुछ सीसीटीवी फुटेज में कुछ कारें तो नज़र आई थी, लेकिन उसमें उस कार का नंबर प्लेट और उस कार की शिनाख्त करना बहुत ही मुश्किल था। जिस वजह से पुलिस अब ये फैसला करती है कि इस महिला की शिनाख्त करने के लिए कुछ और तरकीब सोची जाए, कुछ और तरीका निकाला जाए जिससे इस महिला की शिनाख्त हो, तो फिर उस हत्यारे तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। इसके चलते पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार करती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता ये चलता है कि इस महिला की हत्या चाकू से गहरे निशान यानी चाकू से गहरे गोदे जाने की वजह से हुई है और ब्लड लॉस होने की वजह से। अब इसी के साथ पुलिस की टीम इस तफ्तीश को और आगे बढ़ाने की कोशिश करती है और इस लाश की शिनाख्त करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। अब पुलिस की टीम एक ये फैसला करती है कि वो इस महिला के शरीर पर जो कपड़े और घड़ी, उससे इस महिला की पहचान करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसके कपड़े से ये दिख रहा था, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये लड़की एक हाई प्रोफाइल फैमिली की है, यानी ये एक पैसे वाले घर की है, क्योंकि इसके शरीर पर जो कपड़े वो ब्रांडेड है। अब पुलिस की टीम ये पता करती है कि ये ब्रांडेड कपड़े कहाँ से खरीदे गए और ये कितने कपड़े मार्केट में आए और कितने सेल किए गए। जिसके बाद पुलिस की टीम इस महिला की जींस के बारे में पता लगाती तो उसके ब्रांड के शोरूम में कांटेक्ट करती, जिसके ज़रिए हाई अथॉरिटीज से बात करने के बाद ये पता चलता है कि ये जीन्स टोटल 14,000 पीस तैयार किए गए थे और ये 14,000 पीस मार्केट में भेजे गए। और साथ ही जो टी शर्ट थी उसकी भी तादाद करीब 15,000 से 14,000 के आसपास थी। पुलिस अब इन 14,000 लोगों में से ये पता लगाने की कोशिश करती है कि ये जीन्स जो इस लड़की ने पहनी वो किसने खरीदी, लेकिन 14,000 लोगों में से पहचान करना काफ़ी मुश्किल था। जिसके बाद पुलिस की टीम ये फैसला करती है कि वो जिस साइज़ की ये महिला जींस पहनी है उस साइज़ की जो क्वांटिटी है वो निकालने की कोशिश करेगी। अथॉरिटी से बात करने के बाद उसकी तादाद जो निकाली जाती है, जो क्वांटिटी होती है, वो टोटल 1400 निकल कर आती है। 1400 जींस में से अब ये पता लगाना था कि ये जो जींस है वो किसने खरीदी है। अब इन 1400 लोगों के बारे में पता लगाना था, क्योंकि ये एक ब्रांडेड जीन्स थी तो ज़रूरी है कि ये एक शोरूम से खरीदी गई और शोरूम से ख़रीदने की वजह से जो कस्टमर है वो अपनी बहुत सी ऐसी आइडेंटिटी वहाँ पर छोड़कर चला जाता है जिससे उसका पता लगाया जा सकता है, जैसे मोबाइल नंबर हुए या फिर जो कार्ड्स होते हैं जिससे उनकी पेमेंट की गई हो। बहुत से ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे उनकी शिनाख्त करना मुमकिन हो सकता है। इसके ज़रिए पुलिस की टीम उन सारे 1400 लोगों के नंबर निकालती है जिसमें बहुत से ऐसे नंबर थे और इसी के साथ जो उस महिला ने घड़ी पहनी थी, पुलिस की टीम उस घड़ी के बारे में भी जानकारी निकालती जो कि एक ब्रांडेड घड़ी थी टाइटन की। पुलिस उसकी जानकारी में जुट जाती है और इधर जींस के बारे में, जो जींस के खरीदार थे उनके बारे में पता लगाने में लगी रहती। इस दौरान इन 1400 लोगों में कुछ लोगों को और छांटा जाता है, उनका एक ग्रुप बनाया जाता है और ग्रुप बनाने के बाद फिर उस महिला की तस्वीर उस ग्रुप में शेयर की जाती
और ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या इनमें से कोई है जो इस महिला को जानता है या उस नंबर से इस महिला का कोई भी कांटेक्ट है। लेकिन ये सब करने के बावजूद पुलिस को कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि उन नंबर्स में से बहुत से ऐसे नंबर्स थे जो स्विच ऑफ थे, जिनके बारे में कुछ भी क्लू पुलिस के पास नहीं मौजूद था। इसी के साथ पुलिस की टीम दोबारा से मॉर्चरी जाती है, क्योंकि लाश को मिले हुए 2 दिन गुजर चुके थे और 2 दिन गुजरने के बाद पुलिस के रूल में ये होता है कि उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पुलिस की टीम दोबारा से मॉर्चरी रूम में जाती, वहां जाकर उस लाश को दोबारा देखती, उसका मुआयना करती। महिला पुलिस ऑफिसर उस लाश की दोबारा से जांच पड़ताल करती, उसकी बॉडी को देखती। तो इस दौरान उस लाश से महिला पुलिस ऑफिसर को एक टैटू नजर आता है और वो टैटू इस नाम का टैटू था, जिससे पुलिस की टीम ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो इस नाम का जो टैटू है क्या इस महिला का नाम है या इसका कोई कांटेक्ट में है, कोई बॉयफ्रेंड है, कोई पति जिसका नाम एस से शुरू होता है। पुलिस की टीम ये फैसला करती है कि जो 1400 नंबर है उनमें से जो इस नाम के व्यक्ति हैं या इस नाम से जिसका नाम शुरू होता है उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद कुछ 115 नंबर सामने आते जो इससे शुरू होते थे, उनकी डिटेल्स निकाली जाती है, लेकिन उनमें भी बहुत से नंबर स्विच ऑफ थे, जिसकी वजह से कुछ खास जानकारी नहीं मिली। इसी दौरान जो पुलिस ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसे एक कोलकाता पुलिस ऑफिसर के नंबर से कॉल आ रहे थे। काफ़ी बिजी होने की वजह से कुछ वक्त तक वो पुलिस ऑफिसर उनका नंबर रिसीव नहीं कर पाता, उनकी कॉल को। इस वजह से वो कुछ दिन तक वेट करते हैं, लेकिन बार बार कॉल आने की वजह से वो आईओ ऑफिसर दोबारा से उस कॉल को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद वो एक्सक्यूज देता है कि इस तरीके से एक केस है जिसको वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी वो उस केस को सॉल्व करने में कामयाब नहीं हुआ और इसी में फंसे होने की वजह से आपका कॉल वो रिसीव नहीं कर सकते थे। अब जैसे ही ये सुनते हैं वो ऑफिसर, जो कोलकाता पुलिस के ऑफिसर थे, वो फौरन उस कॉलर को यानी उस ऑफिसर को वहीं पर टोकते हैं और ये कहते हैं कि 1 मिनट आप वेट करिए, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। कुछ देर के बाद वो दोबारा से उस आईओ से बात करते हैं और इस बातचीत के दौरान वो ऑफिसर उस आईओ को ये बताते हैं कि एक महिला जिसका ताल्लुक कोलकाता से है वो फला तारीख को बेंगलोर के लिए गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आई, वो गायब है और उसके पति ने यहाँ पर मेरे थाने में, मेरी पुलिस स्टेशन में मेरे कंप्लेन दर्ज करवाई है कि उसकी पत्नी काफ़ी दिनों से लापता है और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पुलिस की टीम अब उसकी जानकारी निकालती है और उस महिला के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। महिला का नाम ये पता चलता है कि इस महिला का नाम पूजा डे है। पूजा डे के बारे में जैसे ही उस आईओ को पता चलता है वो फौरन इसकी मिलान करना शुरू करता है और साथ ही उस टाइटन जो घड़ी थी वो उसके बारे में पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल करने वाला व्यक्ति जिसका नाम अली होता है वो पुलिस की टीम को ये बताता है कि वो जो घड़ी है वो उसने खरीदी थी अपने गर्लफ्रेंड के लिए। गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए घड़ी खरीदने के बाद फिर वो उससे मुलाकात करता है और उसे ये घड़ी गिफ्ट कर देता है। अब पुलिस जब उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानकारी लेती है, उसके नाम को पूछती है, तो वो भी यही नाम लेता है, वो नाम था पूजा डे। अब पुलिस काफ़ी कंफ्यूज होती है कि आखिर एक पति जो कि कोलकाता में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है और यहाँ पर उसी का एक बॉयफ्रेंड जो अपनी पत्नी को एक घड़ी गिफ्ट करता है। पुलिस काफ़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। पुलिस धीरे धीरे इस केस के करीब पहुंच रही थी सॉल्व करने के, तो पुलिस इन दोनों को बुलाती है और दोनों से पूछताछ करना शुरू करती है। दोनों से अलग अलग पूछताछ करने के बाद पुलिस को ये महसूस होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अली ने अपनी गर्लफ्रेंड पूजा डे की हत्या की हो, इस वजह से कि पूजा डे उसे धोखा दे रही थी, पहले से वो शादीशुदा थी और इसके बारे में अली को कोई जानकारी ना हो। लेकिन पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि अली को इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे को पसंद करते थे इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। इधर पुलिस को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पूजा डे का पति वही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया हो, क्योंकि उसको उसके अफेयर के बारे में पता चल गया हो। इन सारी तफ्तीशों के बीच पुलिस अभी उलझी थी, उसको कोई क्लू नजर नहीं आ रहा था और इसी दौरान पुलिस को एक और कामयाबी मिलती है और वो कामयाबी ये थी कि असल में पुलिस की एक टीम जो पूजा डे थी उसके मोबाइल को खंगाल रही थी। उसके मोबाइल के अंदर के बीच जो भी डेटा थे उसे कवर कर रही थी, उसे बारीकी से जांच रही थी। इस दौरान पुलिस को यह नजर आता है कि पूजा डे बेंगलोर आती है और बेंगलोर आने के बाद वो एक स्पेसिफिक होटल बुक करती है, जिस होटल से वो एक मरतबा कैब लेकर जाती है
और कैब लेकर जाने के बाद फिर वो वापस उसी होटल में चली आती। अब पुलिस जैसे ही उस होटल की जानकारी पुलिस को मिलती है, फौरन उस होटल में जाती, वहां जाकर पूजा डे की जानकारी निकालती और जानकारी में पता चलता है कि पूजा डे दिन में एक मरतबा कैब से कहीं जाती है, फिर वो वापस आती, दोबारा वो करीब 12 बजे के आसपास इस होटल से चेकआउट करती। लेकिन पुलिस को ये नजर आया कि होटल से चेकआउट करने के दौरान जो पूजा डे थी वो कोई कैब बुक नहीं करती। तो पुलिस को ये कंफ्यूजन थी कि आखिर पूजा डे इस होटल से गई कहाँ और किस जरिए से गई, यानी कौन सी टैक्सी या किसी के साथ कोई बाइक से किस तरीके से गई। इसके बारे में होटल के मैनेजमेंट से जब पूछताछ की गई तो पता ये चला कि एक टैक्सी थी जिसके जरिए पूजा डे इस होटल से चेकआउट करने के बाद गई थी। पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगालती, उसमें एक टैक्सी नजर आती, उस नंबर से उस टैक्सी के ड्राइवर का पता लगाया जाता है। ड्राइवर के बारे में जब जानकारी मिलती है तो पता चलता है कि इस ड्राइवर का नाम नागेश है। नागेश की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम नागेश के घर से गिरफ्तार करती और उससे पूछताछ शुरू करती। सख्ती से पूछताछ करने के बाद नागेश इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसी ने पूजा डे की हत्या की और हत्या के पीछे का जो कारण था वो लूटपाट था। और लूटपाट का प्लान कुछ इस तरीके से उसने बनाया था, क्योंकि उसके 2 कैब चलते थे और दोनों कैब ईएमआई पर थे। दूसरी कैब जो उसकी थी उसकी ईएमआई बाउंस हो चुकी थी, जिस वजह से वो काफी परेशान था और इसी के चलते उसने इरादा किया कि वो किसी को लूटेगा। और इसी के चलते जब बेंगलोर पूजा डे आती तो वो टैक्सी बुक करती, वो टैक्सी नागेश की होती है। नागेश उसे उस होटल में लेकर जाता है। इस दौरान वो पूजा डे के ऊपर काफी बारीकी से नजर रखता है और नजर रखते हुए उसे ये अंदाजा हो जाता है कि पूजा डे एक अमीर लड़की है, क्योंकि उसका पहनावा, उसकी बातचीत, सब कुछ उसे ये अंदाजा दे रही थी कि ये एक पैसे वाली लड़की है, जिस वजह से वो ये फैसला करता है कि वो इस महिला को लूटेगा। लेकिन पहली मरतबा वो उसे होटल में छोड़ देता है और दोबारा ये इंतजार करता है कि वो इस होटल से जब भी चेकआउट करेगी तो वो उसके पीछे जाएगा। दोबारा जब ऑनलाइन बुकिंग होती है तो बुकिंग को कैंसिल करवा के वो ऑफलाइन पूजा डे को राजी करवा लेता है कि 1200 रुपये में वो उसके डेस्टिनेशन पर छोड़ आएगा, जिसके चलते पूजा डे मान जाती है और वो उस कैब में बैठ जाती है। रात के करीब 12 से 1 बजे के दरमियान पूजा डे उस कैब में बैठती है नागेश की, और नागेश उस होटल से पूजा डे को लेकर उसके डेस्टिनेशन की तरफ चला जाता है। लेकिन रास्ते में पूजा डे को नींद आ रही थी और नींद के कारण पूजा डे उस कैब में सो जाती है। नींद का फायदा उठाते हुए नागेश उस कैब को एक सुनसान इलाके में लेकर जाता है, जो कि एयरपोर्ट के करीब ही था। वो उस इलाके में लेकर जाने के बाद पूजा डे से छीना झपटी करने की कोशिश करता है। इस दौरान पूजा डे अपने आप को बचाने की कोशिश करती, अपने सामानों को बचाने की कोशिश करती, लेकिन नागेश ने अचानक पूजा डे के ऊपर चाकुओं से वार कर दिया। और इस दौरान नागेश पूजा डे की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरी दम तक मरते मरते भी पूजा डे अपनी इज्जत को बचाने में कामयाब रही, लेकिन शायद अपनी जान को वो ना बचा सकी। इस दौरान नागेश उसके सारे जेवरात और जो भी सामान थे, जो कैश थे, वो सब कुछ लूटता है और लूटने के बाद उस लाश को उसी एयरपोर्ट के सुनसान इलाके में छोड़कर और वहां पर पड़े एक पत्थर से उसके चेहरे को कुचलकर फरार हो जाता है। पुलिस की टीम किस तरीके से इस नागेश तक पहुंचती है, नागेश इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसे उसके बाद जेल भेजा जाता है। 2 साल तक वो जेल की सजा काटता है और साल 2021 में अचानक उसकी मौत हो जाती है। मौत का कारण जो सामने आया वो फूड पॉइजनिंग हुई, यानी नागेश को फूड पॉइजनिंग हो चुकी थी, जिसकी वजह से नागेश की 2 साल के बाद मौत हो जाती है। यह थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।